हेलो गाइस, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और सकुशल होंगे। मैं हूँ विजय और स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विजय पर। सो गाइस, बेसिकली हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की। तो 2 वीडियो इसके अंदर अपलोड हो गए और आज हमारा ये जो है 3rd वीडियो है। तो पहली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इंग्लिश है वो सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है। उसके बाद में सब्जेक्ट और लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंस है वो हमने वहाँ पर सॉल्व किया था। उसके बाद में हमने देखा कि जो लैंग्वेज है उसका यूज़ कहाँ होता है। तो लैंग्वेज का मेन यूज़ होता है स्पीकिंग में, और स्पीकिंग के लिए हमें चाहिए साउंड, और साउंड से हमें बनाने पड़े फिर लेटर। साउंड को हम लिख नहीं सकते थे, तो लेटर्स है वो भी साउंड के अकॉर्डिंग ही 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड हुए हैं, वोवल्स और कॉन्सोनेंट। वो कैसे बने, उसके बाद में हमने सीखा कि लेटर्स है उससे वर्ड कैसे बनाते हैं और वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, वर्ड्स किसको बोलते हैं, सेंटेंस किसको बोलते हैं। और उसके बाद में हमने देखा था कि जो सेंटेंस है वो कई बार क्या होता है कि सेंटेंस के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें फ्रेज और क्लोज है उसकी मदद लेनी पड़ती है। तो फ्रेजेज क्या होती है, क्लोज क्या होती है, वो सारी हमने लास्ट 2 प्रीवियस वीडियो हमारे उसके अंदर पढ़ ली थी। तो जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी उसके अंदर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि सेंटेंस है वो एक्चुअल के अंदर होता क्या है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस के, यानी जब हम सेंटेंस बना लेते हैं प्रॉपर तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसको कितने तरीके से हम बोलते हैं, उस आधार पे सेंटेंस है उसको कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं सेंटेंस का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा था सेंटेंस और सीखा था सेंटेंस होता क्या है, यानी ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, उसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं। और सेंटेंस को हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के अंदर मुख्य रूप से 2 ही चीज़ें होती है, या तो किसी ने किसी के बारे में बात हो रही होती है और उसके आगे उसके बारे में जो बताया जा रहा है। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो तो हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके अलावा जो अदर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है यानी जो डिटेल्स दी जा रही है उसको हम बोल देते थे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट तो हमें पता है, सब सेंटेंस का सब्जेक्ट तो हमने डिसाइड कर लेंगे जिसके बारे में बात हो रही है। अब प्रेडिकेट को हम डिवाइड करते हैं, तो प्रेडिकेट के अंदर क्या आता है, सब वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है। अब और भी जैसे फ्रेज है, क्लोज है, यदि वो ऐड हुई है तो वो सारे की सारे प्रेडिकेट है उसके अंदर आती है। तो सेंटेंस बनाने के लिए जो सबसे मेन रोल होता है वो होता है वर्ब का। किसका? वर्ब का। और वर्ब को हम मुख्य रूप से 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से वर्ड के 2 टाइप होते हैं, कैटेगरी छोड़ दो आप टाइप मान लो। मुख्य रूप से वर्ब के 2 टाइप होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब नहीं। जो वर्ब है हमारी उसके 2 टाइप होते हैं मेन वर्ब के। उसके टाइप होते हैं आपके, एक को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और दूसरी को हम बोल सकते हैं नॉन फाइनाइट। एक हमारी होगी फाइनाइट और दूसरी हो जाती है नॉन फाइनाइट। ये वर्ब के टाइप होते हैं हमारे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो जब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी बेसिक्स के लिए, जब इसका डिटेल्स है वो हम जब वर्ब्स का अलग वीडियो बनाएंगे उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इसको सिर्फ बेसिक्स के लिए। तो सेंटेंस है, सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, और वर्ब होती है आपकी 2 टाइप की, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। एक सेंटेंस को, यानी जो वाक्य है सेंटेंस, उसको कंप्लीट होने के लिए उसके अंदर कम से कम एक जो फाइनाइट वर्ब है उसका होना जरूरी है। यानी जब तक सेंटेंस के अंदर एक फाइनाइट वर्ब है वो इंक्लूड नहीं होगी सेंटेंस, उसको हम कंप्लीट नहीं मान सकते। अब सेंटेंस बनाते समय हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, और जो फाइनाइट है नॉन फाइनाइट है वो बनती कैसे है और होती क्या है वो थोड़ा सा संक्षिप्त के अंदर, शॉर्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो एक एग्जाम्पल उठाता हूं मैं सेंटेंस का। हमने एक एग्जाम्पल मान लो हम लिख देते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यदि वैसे डिसाइड करें तो अदरवाइज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब है इसके ऊपर पूरा का पूरा रोल रहता है सेंटेंस का। ठीक है, यानी अब इसके अंदर ये जो प्ले है वो एक फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं, ऐसी वर्ब। ठीक है, ध्यान से सुनना, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट, यानी एग्जाम्पल था हमारा ही प्लेज क्रिकेट, ध्यान से देखना इसको, ही प्लेज क्रिकेट। तो इसके अंदर ही है वो सब्जेक्ट हो गया, प्लेज है वो हो गई वर्ब, और क्रिकेट है वो हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब है, इसके ऊपर जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जो प्लेज है वो एक फाइनाइट वर्ब है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होती क्या है।
तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो पर्सन, ठीक है, नंबर और टेंस इसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। यानी पर्सन यदि फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा। पर्सन किसको बोलते हैं? जब हम किसी सेंटेंस के अंदर, स्पीच के अंदर किसी के बारे में बात करते हैं, यानी कुछ ना कुछ तो हम बोल लेंगे, तो उस बोलने के लिए जो बोलने वाला होता है उसको हम बोल देते हैं फर्स्ट पर्सन। यदि हम प्रोनाउन की बात करें तो आई और वी है हमारे, वो हो जाते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी जो बोलने वाला है। दूसरी चीज जो सुनने वाला है, सेकंड पर्सन। यदि सीधी सी बात है कॉन्वर्सेशन होगी तो एक इंसान है वो बोलेगा, या दो बोल सकते हैं, तीन बोल सकते हैं। यदि एक अकेला बोल रहा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई, यानी मैं। तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन। जो सुनने वाले होते हैं तो सुनने वाले के अंदर यू, अब वो अकेला भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो उसके लिए यू है, वो हो गया सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन बाकी सारे जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है। यदि प्रोनाउन की बात करें तो ही, सी, इट, दे, ये हमारे आते हैं थर्ड पर्सन के कैटेगरी में। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे। तो ये जो वर्ब है वो इसके अनुसार चेंज होगी। जैसे इसका पर्सन चेंज कर देंगे, ये वर्ब चेंज हो जाएगी। पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करके दिखाते हैं। यहाँ पर ही था तो वर्ब क्या थी? प्लेज। अब इसको हम फर्स्ट पर्सन करते हैं, ही हमारा था थर्ड पर्सन, तो सब्जेक्ट है वो हम फर्स्ट पर्सन लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया आई। अब आई आते ही प्ले के अंदर से जो एस है वो हट जाएगा, आई प्ले क्रिकेट। सेंटेंस बच जाएगा आपका आई प्ले क्रिकेट। यानी ये जो वर्ब है इसने अपना जो रूप है वो बदल लिया। पहले प्ले के अंदर एस जुड़ा हुआ था और यहाँ पर इसने क्या किया, जो एस है वो हट गया। क्या चेंज किया हमने? पर्सन। क्या चेंज किया? पर्सन। अब बात करते हैं नंबर की। नंबर किसको बोलते हैं? नंबर यानी होता है वचन, यानी सिंगुलर प्लूरल। तो अब यहाँ वैसे भी यहाँ ही था तो ही के लिए क्या आया था? प्लेज। अब नंबर चेंज करते हैं हम, तो हमने यहाँ लिख दिया दे। ही है वो सिंगुलर था हमारा, दे हो गया प्लूरल। तो प्लेज के अंदर से वापस क्या हट जाएगा? एस, प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर वर्ब ने फिर अपना रूप है वो बदल लिया, ठीक है। प्लेज था, अब यहाँ पर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। थर्ड पर्सन था ही तो प्लेज, फर्स्ट पर्सन आई आया प्ले, अब थर्ड पर्सन प्लूरल आ गया तो वापिस से प्ले। उसके बाद में नंबर तो हमने चेंज किया। अब बात करते हैं टेंस की। तो टेंस चेंज करते हैं, ये क्या है? वर्ब और चेंज हो जाएगी। अब ये प्रेजेंट की थी, अब हम इसको मान लो पास्ट के अंदर चेंज करते हैं, तो क्या था? ही। अब यदि हम इसको पास्ट के अंदर लिखेंगे इंडेफिनेट के अंदर, तो हमें करना पड़ेगा प्लेड, ईडी जोड़ देंगे, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। और क्रिकेट का क्रिकेट। सेंटेंस के जो बाकी पार्ट है उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। यानी यदि हम कुछ भी चेंज करते हैं, टाइम है, नंबर है, पर्सन है, तो बाकी जो पार्ट है उसके ऊपर, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये सेम है। जैसे ही हमने इसका नंबर चेंज किया, ठीक है, पर्सन चेंज किया या टेंस चेंज किया, तो सिर्फ एकमात्र चेंजेज होगी हमारी वर्ब के अंदर। और वर्ब जो कौन सी? फाइनाइट। यानी सिर्फ फाइनाइट वर्ब ऐसी होती है जिसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। तो एक सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस बोलने के लिए, यानी जो एक वाक्य होगा हमारा, उसको एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाने के लिए उसके अंदर कम से कम एक फाइनाइट वर्ब है वो होनी अनिवार्य है। अब यदि इसका हम और टेंस चेंज करें तो कंटिन्यूस के अंदर क्या लिख देंगे हम? ही, फिर यहाँ जाएगा इज फ्लेइंग। तो बाकी यहाँ पर भी किसी के अंदर चेंज नहीं हुआ। ही का ही था, ये देखो ही का ही था। क्रिकेट का क्रिकेट है, अब ईडी था यहाँ पर आ गया आईएनजी। यहाँ प्ले था यहाँ पर जुड़ गया ईडी। यहाँ एस या ईएस था तो ऐसा वो हट गया, ठीक है। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होती है? फाइनाइट वर्ब यानी वो वर्ब जो पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग अपने जो फॉर्म है, ठीक है, अपनी जो फॉर्म है वो चेंज करती रहती है, उसको हम बोल सकते हैं फाइनाइट वर्ब। और जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट। अब चेंजेस कैसे नहीं होते वो मैं बताता हूँ। नॉन फाइनाइट का भी एग्जांपल उठा लेते हैं। उसके अंदर आप चाहे कुछ भी चेंज कर लो, टेंस है, नंबर है, पर्सन है, कुछ भी चेंज कर लो, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, वो एज इट इज रहेगी। एग्जाम्पल क्या था हमारा? ही प्ले क्रिकेट था ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ही लव्स टू प्ले क्रिकेट। सेम ही चीज है, प्ले यहाँ पर भी आया है और ये क्या है? वर्ब है। और ये भी क्या है? वर्ब। दो वर्ब आ गए इसके अंदर, ही सब्जेक्ट, उसके बाद में लव्स मेन वर्ब, टू प्ले है वो भी मेन वर्ब, और क्रिकेट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर आप चेंज करो,
कुछ भी चेंज कर लो, चाहे आप पर्सन चेंज कर लो, चाहे नंबर चेंज कर लो, चाहे टेंस चेंज कर लो, इसके अंदर जो प्ले है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। टू प्ले है वो सेम रहेगा और इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, 2+V1, 2+V1 इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव और ये होती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके अंदर कोई भी चेंजेस इम्पॉसिबल है। आप सेंटेंस का कोई भी पार्ट चेंज कर लो, ना तो क्रिकेट के अंदर कोई भी चेंज होगा, ना ही टू प्ले के अंदर। सब्जेक्ट चेंज कर लो आप, ठीक है, तो मेन वर्ब है जो हमारी फाइनाइट वर्ब है यहाँ पर वो है लव। तो पहले हमने क्या देखा कि प्ले थी वो फाइनाइट वर्ब थी और यहाँ पर जो प्ले है वो क्या होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो वर्ब्स है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग फाइनाइट नॉन फाइनाइट कन्वर्ट होती रहती है। तो यहाँ पर अब हम वापस चेंज करके देखते हैं, तो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो ही हमारा थर्ड पर्सन था, फर्स्ट पर्सन लिख देते हैं हम आई, तो आई लिखते ही जो लव है उसके अंदर से ऐसा हट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा लव, बाकी सेम टू प्ले क्रिकेट, यानी प्ले के ऊपर जो ये हमारा टू प्ले था उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा, तो इसको हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। अब वो क्या चेंज करते हैं हम, नंबर, तो नंबर चेंज करते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दे, तो फिर क्या हो जाएगा लव टू प्ले, टू प्ले के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, क्रिकेट का क्रिकेट। अब टेंस चेंज करते हैं, तो टेंस सेंटेंस क्या था, ही का ही सेकंड फॉर्म कर दो, तो सेकंड फॉर्म इसकी होगी लव की, तो ही लव्ड टू प्ले के अंदर यहाँ पर भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ इसलिए पढ़ा कि हम पिछले वीडियो के अंदर हमने जो सेंटेंस है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये एक पार्ट था जो बाकी रह गया था, वो हमने अभी क्लियर कर लिया। यानी एक सेंटेंस है उसको एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाने के लिए, जो वर्ड्स का एक ग्रुप है उसको एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाने के लिए उसके अंदर कम से कम एक फाइनाइट वर्ब है वो जरूरी है। हाँ, ये 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, बट कम से कम एक फाइनाइट वर्ब है वो क्या है, जरूरी है। और जब तक सेंटेंस के अंदर एक फाइनाइट वर्ब नहीं आएगी उसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। और फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जो पर्सन नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग, पर्सन नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म है वो चेंज करती रहती है, उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और ऐसी वर्ब जो पर्सन नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म नहीं चेंज करती, यानी चाहे आप पर्सन चेंज कर दो, चाहे आप नंबर चेंज कर दो सब्जेक्ट का, चाहे आप टेंस चेंज कर दो सेंटेंस का। ठीक है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी उसके अंदर इन किसी भी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है वो आ गया समझ में। ठीक है, अब हमने क्या सीखा था, जो पिछले वीडियो के अंदर एग्जाम्पल लिए थे या यहाँ पर मान लो उस सब के अंदर हमने क्या देखा था कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो था सब के अंदर एक ही वर्ड का। ठीक है, अब एक मैं आपको यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल उठाते हैं, हम एक सेंटेंस है उसकी मदद से समझेंगे कि सेंटेंस है वो बनते कैसे हैं, वर्ब्स है वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ आवर स्कूल। आगे मैं लिख देता हूं इंक्लूडिंग टीचर्स को कॉमा हटा देते हैं, इंक्लूडिंग टीचर्स एंड प्रिंसिपल। अब ये इतना लंबा वाक्य है, क्या ये एक सेंटेंस है? यानी वर्ड्स का तो ग्रुप ये भी है, बहुत सारे वर्ड्स है इसके अंदर, बहुत सारे वर्ड्स आप काउंट करके देखो कितने सारे वर्ड्स है वो आ रहे हैं, उसके बावजूद ये क्या है, एक सेंटेंस नहीं है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स आ गए और हमें अब यहाँ पर अभी पढ़ रहे थे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो 3 4 4 वर्ड्स के जो हमने समूह लिखा था उसको हम सेंटेंस बोल रहे थे और यहाँ पर 9 वर्ड्स आ गए, उसके बावजूद ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसके अंदर कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है। और जब तक एक जो पार्ट ऑफ स्पीच है यानी जो हमारा वर्ड्स का ग्रुप है उसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब नहीं आएगी तब तक हम उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते। इसका भी मीनिंग तो है, सेंस तो इसका भी है, मैनी स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल के, इंक्लूडिंग किसको शामिल करके, टीचर्स एंड प्रिंसिपल, यानी हमारे स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स, साथ में टीचर्स और प्रिंसिपल भी, टीचर्स और प्रिंसिपल भी। अब भी क्या इसका, अब ये वर्ड्स तो देखो बहुत सारे सेंस भी दे रहे हैं परंतु कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे और इसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते जब तक हम इसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब ऐड नहीं करेंगे। मान लो हम यहाँ पर वर्ब है वो ऐड करते हैं हमारी
थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, उसके बाद में लिखेंगे गॉन टू जयपुर। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या है, वर्ड्स तो बहुत सारे हैं। अभी तक क्या है, एक भी फाइनाइट वर्ब नहीं थी और अब आपकी फाइनाइट वर्ब है वो आ गई गॉन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करनी है और ये टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसके अंदर हैज या हैव दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब है वो हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। अब हम क्या करते हैं, जब खालिस्तान है उसके जस्ट पहले वाला वर्ड देखते हैं, तो खालिस्तान से जस्ट पहले वर्ड क्या है, प्रिंसिपल। अब हमें पता है प्रिंसिपल है वो तो सिंगुलर है, जो प्रिंसिपल है वो तो सिंगुलर है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज। और यहीं पर हम गलती कर जाते हैं, जो हमारे एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके अंदर मुख्य रूप से कॉमन रूप से इस प्रकार के सेंटेंस है वो अप्लाई होते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस है वो पूछते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, सब्जेक्ट है उससे जो ब्लैंक है उससे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि एंड लगा हुआ है और एंड के बाद में क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल। तो हम क्या सोचेंगे, एंड से पहले अलग सेंटेंस, एंड के बाद में सेंटेंस है वो अलग है, क्योंकि एंड तो हमारा क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, तो जो खालिस्तान है उससे जस्ट पहले हमें क्या दिख रहा है, प्रिंसिपल, तो हम इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भराते हैं हैज, और वहीं पर हम धोखा खा जाते हैं। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब वो आएगी कि आपके, देखो ध्यान से देखना, इस सेंटेंस के अंदर जब प्रिंसिपल है वहां तक पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट। मैनी से लेके प्रिंसिपल तक पूरा का पूरा जो वर्ड्स है ये सारे ग्रुप, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, और यहां पर मैं लिखूंगा हैव, तो हैव से लेके जो जयपुर है वहां तक का जो भाग है उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। और हमने पहले ही सीखा था कि सब्जेक्ट है वो जरूरी नहीं है हर बार एक ही वर्ड का हो, एक दो तीन चार या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल तक पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या है, मैनी स्टूडेंट्स, एक तो ये हो गया, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, ये हमारी एक फ्रेज है, इसको छोड़ दो एक बार। मैनी स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे विद्यार्थी, इंक्लूडिंग, अब उनके अंदर इंक्लूड कर लो और शामिल कर लो किनको, टीचर्स को, ये भी प्लूरल है, स्टूडेंट्स भी प्लूरल था, यानी मैनी स्टूडेंट्स, उसके अलावा कौन है, टीचर्स, उसके अलावा कौन है, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल सिंगुलर जरूर है, सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या क्या है, मुख्य रूप से स्टूडेंट्स, वो भी मैनी बहुवचन। ठीक है, प्लूरल, उसके बाद में टीचर्स, ये भी क्या है, प्लूरल, और उसके बाद में आपका क्या आता है, प्रिंसिपल, ये सिंगुलर जरूर है, परंतु सब्जेक्ट है हमारा वो तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी है। और फाइनाइट वर्ब क्या आती है हमारी, गो, तो गो ने यहाँ पर अपना जो रूप है वो बदल लिया, गोन होगी। इसी को यदि हम पास्ट के अंदर लिखते तो वेंट आ जाती, ठीक है, प्रेजेंट के अंदर लिखते तो गो या गोज है वो आ जाती। तो कहने का मतलब यह था कि सब्जेक्ट है वो भी जरूरी नहीं आपके एक ही वर्ड का हो, उसके अलावा सबसे पहली चीज क्या आती है, सब्जेक्ट, सेंटेंस है उसके अंदर जरूरी क्या होती है, एक फाइनाइट वर्ब। जब तक सेंटेंस के अंदर एक फाइनाइट वर्ब नहीं आएगी, सेंटेंस है उसको हमें नहीं बोल सकते, यानी ग्रुप, जो वर्ड्स का ग्रुप होगा उसके अंदर जब तक एक फाइनाइट वर्ब ऐड नहीं करेंगे तब तक हम उसको कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि बिना फाइनाइट वर्ब के जो वर्ड्स का ग्रुप होगा वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाते। इसके अंदर जो प्रेडिकेट है वो इतना ही है, हैव गॉन टू जयपुर। अब टू जयपुर है ये भी एक फ्री जो फ्रेज है, ऑफ आवर स्कूल है ये भी एक फ्रेज है, तो ये तो सेंटेंस के अंदर फ्रेज है, क्लोज है, वो तो ऐड होती रहती है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, सेंटेंस, सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है, सेंटेंस हम किसको बोलेंगे, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई ना कोई मीनिंग नहीं, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, और कंप्लीट सेंस देने के लिए जो वर्ब है आपकी फाइनाइट वर्ब उसका होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की, टाइप्स की। ठीक है, जो हमारे वाक्य होते हैं उसके सेंटेंस होते हैं उसके टाइप्स की, कितने टाइप्स के सेंटेंस बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी बातें। तो हेडिंग लगाते हैं हम, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी इतना हमें पता है कि सेंटेंस किसको बोलते हैं, सेंटेंस बनाने हमने सीख लिए। अब यदि हम किसी से कुछ भी बोल लेंगे, किसी से कुछ भी कहेंगे, तो कहने के लिए हम जिन बाहों का यूज करेंगे, यानी या तो हम किसी से कुछ बोल लेंगे, या किसी से कोई निवेदन करेंगे, किसी से कुछ पूछेंगे, ठीक है, या तो किसी को कुछ बताएंगे, कहेंगे, या सूचना देंगे, एक टाइप तो वो हो गया। दूसरा, हम किसी से कुछ पूछेंगे, दूसरा टाइप वो हो गया। तीसरी चीज, हम किसी से कोई निवेदन करेंगे, किसी से कोई सलाह देंगे, लेंगे, किसी को कोई सुझाव है वो देंगे, किसी को कोई आदेश देंगे, ठीक है, वो हो गया एक टाइप। उसके बाद में हम कर सकते हैं किसी से, अब जरूरी थोड़ी हर बार बोलने कहे, कई बार क्या है हम किसी के लिए दुआ भी करते हैं,
किसी के लिए दुआ भी करते हैं, किसी को बद्दुआ भी देते हैं कि सत्यानाश हो तुम्हारा या भगवान तुम्हारा भला करे, तो दुआ बद्दुआ एक टाइप वो हो गया। उसके अलावा हम कभी कभी आश्चर्यचकित होते हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वहां पर एक टाइप हो गया वो, ठीक है। तो 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं मुख्य रूप से, सेंटेंस के जो टाइप होते हैं 5। अब आप सोच रहे होंगे ये तो थे ही नहीं, हमने तो वो पढ़े थे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के 2 टाइप से, यहाँ पर तो आपने सिर्फ एक बोला इंटेरोगेटिव, बाकी कहाँ गए? तो उसको भी हमें पढ़ेंगे फर्दर कभी आगे कि वो टाइप्स क्या होते हैं, ये टाइप्स क्या होते हैं, दोनों के अंदर फर्क क्या होता है। ये है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के, यानी जब हम किसी को बोल लेंगे तो उसके अंदर जो सेंटेंस के अंदर हमारा भाव होगा वो कौन सा होगा, वो टाइप्स है रिटर्न के, वो टाइप्स है रिटर्न के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर पहचान करते हैं कि सेंटेंस वो नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है या कौन सा है। यह है हमारे भाव, जो हम इमोशन होते हैं ना हमारे, जब हम किसी से कुछ बोलते हैं तो बोलने के लिए हमारा जो भाव है वो कौन सा है, उसको बताने के लिए हम जो सेंटेंस है उसके जो पार्ट्स यूज करते हैं वो होते हैं हमारे 5 टाइप के। तो सबसे पहला हमारा आता है डिक्लेरेटिव या असर्टिव। डिक्लेरेटिव या असर्टिव भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका हम यूज कहाँ करते हैं? जब हम किसी से कुछ कहते हैं, यानी साधारणतया जब हम किसी से मुख्य रूप से एकदम स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ कहते हैं या किसी को कुछ बताते हैं, से टेल, या किसी को सूचना देते हैं यानी इन्फॉर्म करते हैं। 3 चीजें आती है इसके अंदर, या तो हम किसी से कुछ कहते हैं या किसी को कुछ बताते हैं या किसी को इन्फॉर्म करते हैं। तो उसके लिए यानी किसी से कुछ कहने के लिए, किसी को कुछ बताने के लिए या किसी को इन्फॉर्म करने के लिए हम जिस भाव का यूज करते हैं वो भाव आता है आपका डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस में। यानी बोलने के लिए हम जिस सेंटेंस का यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके। एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, पहला एग्जाम्पल है वी लिव इन इंडिया या आई लव माई इंडिया। तो एग्जाम्पल क्या था? वी लिव इन इंडिया, यानी हम इंडिया के अंदर रहते हैं। अब ये सिंपल सेंटेंस है एकदम। हम किसी, अब इसके अंदर तीनों भाव देख लो आप, या तो आप किसी से कह रहे हो, सीधी सी बात है ना, वी लिव इन इंडिया यानी हम किसी से कह रहे हैं हम भारत के अंदर रहते हैं, या किसी को बता रहे हैं टेल, वी लिव इन इंडिया हम इंडिया के अंदर रहते हैं, या किसी को सूचना दे रहे हैं, इन्फॉर्म यानी सूचना दे रहे हैं, वी लिव इन इंडिया। ठीक उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और उठा लो आपने, जो हमने अभी तक बहुत जगह यूज कर लिया। क्या था? ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। और जो डिक्लेरेटिव होते हैं, जो असर्टिव होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है? सेंटेंस के लास्ट में आता है आपके फुल स्टॉप। सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, वो सेंटेंस हो जाएगा असर्टिव, मुख्य रूप से बोलने के लिए। ठीक है, रिटर्न के अंदर, नेगेटिव के अंदर भी फुल स्टॉप ही आता है, वो बाकी बात की बात है। तो से टेल इन्फॉर्म, अब इस सेंटेंस के अंदर क्या है? ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो सेम वही चीज है, या तो हम किसी से कह रहे हैं ये चीज कि वह क्रिकेट खेल रहा है, या हम किसी को बता रहे हैं कि वह क्रिकेट खेल रहा है, या किसी को सूचना दे रहे हैं कि जाओ ढूंढो वो वहां पर है, वहां क्रिकेट खेल रहा है। तीन चीजें हैं, या तो हम किसी से कुछ कहते हैं, या किसी को कुछ बताते हैं, या किसी को कुछ इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम जिन सेंटेंस का यूज करते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, उन सब बातों को बोलने के लिए, वो सारे के सारे जो भाव हैं यानी जो वाक्य हैं वो होते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपके आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव का सीधे सी मतलब है अपने खुद के वर्ड के अंदर ही छुपा है। जैसे यहाँ पर छुपा था डिक्लेयर, डिक्लेयर यानी क्या होता है? घोषणा करना या कहना, बताना, सूचना करना, ये तो होता है डिक्लेयर। अब उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, अब सही प्रोनाउंसिएशन होता है इसका इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब बोलते सारे ऐसे ही है, इंट्रोगेटिव, 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 क्योंकि जैसे हमारे टीचर्स बोलते हैं वैसे ही हमें उसको फॉलो कर देते हैं। तो इसका रियल प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, और इसका हम यूज कहाँ करते हैं बोलने के लिए? इस इंटेरोगेटिव इसके खुद के नाम के अंदर छुपा है, इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन यानी पूछताछ, पूछताछ। तो किसी से कुछ पूछेंगे हम, आस्क, यानी जब हम किसी से कुछ भी पूछेंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? बता रहे थे। यदि हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो उसके लिए जो सेंटेंस यूज करेंगे वो होंगे हमारे असर्टिव या डिक्लेरेटिव। वहीं यदि हम किसी से कुछ पूछेंगे, अब जरूरी थोड़ी है हर बार हमें बताना ही हो, मुझे पूछना भी पड़ सकता है आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो,
आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, तो पूछने के लिए जिन सेंटेंस का मैं यूज करूंगा वो सेंटेंस हमारे होंगे इंटेरोगेटिव। और इसका मेन यूज यही होता है, इंटेरोगेटिव यानी आस्क, पूछना। बस किसी भी वाक्य के अंदर किसी भी इंसान से, किसी भी थिंग से, XYZ कुछ भी मान लो, जहां भी कुछ भी पूछना होगा वहां पर हम जिस सेंटेंस का यूज करेंगे वो सेंटेंस हमारे हो जाएंगे इंटेरोगेटिव। अब इसका भी एग्जांपल हम यहीं से बना लेते हैं। और इंटेरोगेटिव है वो आपके होते हैं दो टाइप्स के कैसे, अब हिंदी के अंदर भी पूछ लो, हिंदी के अंदर भी जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो मुख्य रूप से दो ही प्रकार के तो होते हैं। पहला वो हो वे जिसका हम उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, यानी हाँ या नहीं में। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर होते हैं जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। दूसरे वो जिसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते, जो पूछा गया वो बात बतानी पड़ती है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं क्या आप इस समय पढ़ रहे हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, हाँ या ना। ठीक है, क्या आपने खाना खाया, हाँ या ना। यानी हिंदी के वो वाक्य जिनके शुरू में आता है क्या, हिंदी के वो वाक्य जिनके शुरू में आता है क्या, जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। हिंदी का कोई भी सेंटेंस उठा के देख लो जिसके स्टार्टिंग में क्या आएगा उसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो क्या आपने खाना खाया, क्या आप वीडियो देख रहे हैं, क्या आपने चैनल है वो सब्सक्राइब किया, क्या आप वीडियो लाइक करते हो। ठीक है, तो क्या से जब भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आएगा आपका आंसर यस या नो में। दूसरी चीज, हम जिसका उत्तर यस या नो में नहीं देख सकते। अब मैं यही पूछ लूं आप वीडियो क्यों देख रहे हो, अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो, स्कूल क्यों जाते हो, ठीक है, आप कहाँ से हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो उसके जवाब में हमें क्या है, कोई और वर्ड्स है जिसका उसका उत्तर देने के लिए हमें किसी और वर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है। उसका एक डिटेल है, एक्सप्लेनेशन है, वो देना पड़ता है। हम हाँ या ना में जवाब नहीं देख सकते। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर जो इंटरोगेटिव होते हैं वो होते हैं आपके दो टाइप्स के। पहले वो जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं और वो होंगे आपके स्टार्ट कहाँ से, ऑक्सिलरी वर्ब से। सेंटेंस क्या था, वी लिव इन इंडिया, दूसरा था ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसके अंदर क्या होगा, इज मैंने पहले लिख दिया, बाकी कोई चेंज नहीं करूंगा, मैंने इज पहले लिख दिया और जो ही है वो इज के बाद में लिख दिया। बाकी प्लेइंग का प्लेइंग, क्रिकेट का क्रिकेट, कोई भी चेंजेस नहीं। चेंजेस क्या होगा, जहां भी इंट्रोगेटिव होगा तो वहां पर लास्ट के अंदर क्या आ जाएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और इसके अंदर स्टार्टिंग में मैंने इज लिख दिया, इज लिखते ही ये सेंटेंस है वो बन गया आपके इंटरोगेटिव। इसका पूरा का पूरा भाव चेंज हो गया। यहाँ पर हम बता रहे थे कि वो क्रिकेट खेल रहा है और यहाँ पर हम पूछ रहे हैं क्या वो क्रिकेट खेल रहा है। स्टार्टिंग में इज आ गया और लास्ट के अंदर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, तो सेंटेंस का जो पूरा का पूरा भाव है वो बदल गया। इसका मतलब था क्या इसका मतलब था वह क्रिकेट खेल रहा है और यहाँ पर स्टार्टिंग में इज आती सेंटेंस में बन गया क्या वो क्रिकेट है, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं ना यस और नो में। यदि आपसे कोई पूछे क्या वह क्रिकेट खेल रहा है तो आप क्या कहोगे, यदि पता है तो, यानी यदि वो खेल रहा है तो हाँ, नहीं खेल रहा तो नहीं। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो होते हैं दो टाइप्स के। एक तो वो जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब ये और नया वर्ड है ऑक्सिलरी वर्ब, क्या वो क्या होती है, किसको बोलते हैं, पढ़ेंगे कभी आगे। फिलहाल इतना ध्यान में रख लो कि सेंटेंस जब स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब हम सारे जानते हैं, हमारी डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड या विल, शेल। उसके अलावा मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शेल, वुड, शुड। ठीक है, तो ये सारी होती है मॉडल वर्ब। तो सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, और यदि शॉर्ट के अंदर बोलना चाहे तो ऑक्सिलरी वर्ब। वो क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, वो सारी बाद में पढ़ते रहेंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि सेंटेंस वो या तो हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से, दोनों में से किसी से स्टार्ट हो रहा है तो उस सेंटेंस को हम बोलेंगे इंटरोगेटिव। और कौन सा, जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। यदि सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होगा तो उसका आंसर है वो हम यस या नो में दे सकते हैं। अदरवाइज इसका आंसर है वो यस या नो में नहीं दे सकते। और वो सेंटेंस सारे के सारे स्टार्ट होंगे आपके WH फैमिली से, यानी जो WH वर्ड्स है ना हमारे, उससे स्टार्ट होंगे। तो उसका उत्तर फिर हम यस या नो में नहीं दे सकते। ठीक वैसे ही जैसे हम हिंदी के अंदर नहीं दे सकते ना, यदि हिंदी के वाक्य के शुरू में क्या नहीं आएगा तब हम उसका उत्तर है वो यहाँ या ना में नहीं दे सकते। और यही क्या को यदि मैं बीच में जोड़ दूं, जैसे मैंने हिंदी के अंदर वाक्य बनाया, क्या आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते, तो आप इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते। आपको बताना पड़ेगा कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ या पढ़ता हूँ। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर यदि स्टार्टिंग में ऑक्सिलरी वर्ब आ रही है तब हम उसका आंसर है वो यस या नो में दे सकते हैं। यदि स्टार्टिंग में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगी और सेंटेंस है उसको इंट्रोगेटिव बनाना है
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में WH वर्ड है वो ऐड कर देंगे। तो WH वर्ड हमारे बहुत सारे होते हैं, हु, हुज, हुम, ठीक है। उसके अलावा वोट, वाई, वैन, वेयर, हाउ, हाउ मनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं उसको हम बोलते हैं WH वर्ड। इससे सेंटेंस है वो स्टार्ट होते हैं। जैसे इसी सेंटेंस से हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो इसका हम क्या यूज करेंगे, वोट इज ही फ्लेइंग, वोट इज ही फ्लेइंग लास्ट के अंदर आ जाएगा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब ये सेंटेंस बन गया, वह क्या खेल रहा है, तो इसका आंसर यहाँ से क्या हट गया, क्रिकेट। यहाँ से वर्ड क्या हटा, क्रिकेट, क्योंकि ये जो क्रिकेट है वो वोट का आंसर है। जो हमने यहाँ से क्रिकेट हटाया क्योंकि ये जो क्रिकेट है वो वोट का आंसर है। ये सेंटेंस क्या था, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब इसके अंदर बन गया वह क्या खेल रहा है, तो इसका उत्तर क्या देंगे हम, क्रिकेट। तो दो टाइप्स के सेंटेंस हुए क्लियर। पहला था डिक्लेरेटिव, यानी यदि हम किसी से कुछ कहना है, बताना है या इन्फॉर्म करना है, तो हम जिस वर्ड्स का यूज करते हैं, जिस सेंटेंस का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव। दूसरे हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव, जिसका यूज होता है पूछने के लिए, यानी हम किसी से कुछ भी पूछेंगे तो पूछने के लिए जो वर्ड्स का ग्रुप है, ठीक है, उसके लिए जिस सेंटेंस का हम यूज करेंगे वो सेंटेंस हो जाएंगे हमारे इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव है वो होते हैं हमारे दो टाइप के, एक तो वो जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, और दूसरे वो जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। उसके बाद में आपके 3 नंबर पे आते हैं इंपेरेटिव, ठीक है, 3 नंबर पे सेंटेंस आते हैं इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस। हिंदी के अंदर हम इसको मुख्य रूप से बोल सकते हैं आदेशात्मक वाक्य, ठीक। अब जरूरी तो नहीं ना कि हर बार हमें किसी से कुछ कहना हो या पूछना हो, दो ही चीजें तो हम करते नहीं लाइफ के अंदर। जरूरी थोड़ी हम जब बोलेंगे या तो किसी से कुछ कहेंगे या पूछेंगे, ठीक है। तो कहने के लिए भी अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंपेरेटिव, ध्यान से समझना। कहने के लिए भी यदि हम क्या करेंगे, किसी से कोई भी रिक्वेस्ट, ठीक है, यानी निवेदन, अब जो करते हैं ना हम कभी, प्लीज मुझे वहां तक छोड़ दो, प्लीज मेरी मदद कर दो, तो किसी से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट, या किसी को क्या देंगे, एडवाइस, क्या देंगे, एडवाइस। किसी से रिक्वेस्ट करेंगे या किसी को क्या देंगे, एडवाइस, ठीक है, रिक्वेस्ट, एडवाइस। उसके अलावा हम किसी को ऑर्डर भी दे सकते हैं, ओए मुझे पानी दो, यदि कोई छोटा है तो उसको ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर या फिर सजेशन मान लो आप, कि गरीब की मदद करनी चाहिए, तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तो क्या था, निवेदन, सलाह है, ठीक है। ये ऑर्डर यानी आदेश, और सजेशन यानी सुझाव, या फिर कमांड मान लो आप, किसी से कोई कमांड, जैसे आर्मी वगैरह में मार्च करो कमांड देते हैं ना, तो ये जो सारी की सारे भाव हैं हमारे, इसको बताने के लिए हम जिस सेंटेंस का यूज करते हैं वो सेंटेंस हमारे हो जाते हैं इंपेरेटिव, ठीक है। अब किसी से हम कहते हैं तो डिक्लेरेटिव, किसी से पूछते हैं तो इंटेरोगेटिव। अब किसी से कहने के लिए यदि हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। दूसरा एग्जाम्पल एडवाइस, तो एडवाइस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सलाह, किसी को भी XYZ कोई भी सलाह दे सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर, गिव मी दिस बुक, गिव मी दिस पेन। सजेशन, जैसे सजेशन मान लो आप, वी शुड हेल्प दी पुअर, यानी हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ये क्या था, सजेशन था हमारा, सुझाव था, ठीक है। उसके बाद में आप मान लो कमांड, तो कमांड हम प्रेयर के अंदर या मूवीज वगैरह में हमने देखा ना, अटेंशन, सावधान, ध्यान दे, अटेंशन है, या मूव ऑन, मार्च, लेट्स, ये सारे क्या है, कमांड्स। और रिक्वेस्ट के अंदर प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी दिस बुक, प्लीज गिव मी दिस बुक, प्लीज गिव मी दिस पेन। तो प्लीज या काइंडली से जो वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उसके अंदर मुख्य रूप से क्या, जहां भी प्लीज या काइंडली आएगा वहां पर हम क्या कर रहे होंगे, रिक्वेस्ट। एडवाइस, हम किसी को सलाह दे रहे हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो ये सब भावों को बताने के लिए हम जिस सेंटेंस का यूज करते हैं वो होते हैं हमारे इंपेरेटिव। ऑर्डर, हम किसी से क्या करते हैं, किसी को कोई आदेश देते हैं कि इधर आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर,
तो ऑर्डर है वो हो गए। सजेशन, हम किसी से को सुझाव देते हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए, तो वी शुड फॉलो दी ट्रैफिक रूल्स। या फिर कमांड, जैसे आर्मी वगैरह है या कोई भी मार्च करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके लिए जो चाहिए, कमांड और ऑर्डर के अंदर फर्क होता है। ऑर्डर और कमांड के अंदर फर्क होता है, ठीक उसी प्रकार से एडवाइस और सजेशन के अंदर फर्क होता है। ये दिखने में एक जैसे लगते हैं। एडवाइस यानी क्या होता है, सलाह देना। सजेशन यानी क्या होता है, सुझाव देना। तो देखने में एक जैसे लगते हैं, फर्क होता है एडवाइस के अंदर भी, सजेशन के अंदर भी। ठीक उसी प्रकार से ऑर्डर के अंदर भी और कमांड के अंदर भी क्या होता है, फर्क होता है। तो तीन टाइप के सेंटेंस हो गए हमारे कंप्लीट, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव और नेक्स्ट हमारे थे इंपेरेटिव। उसके बाद में 4 नंबर पे हमारे सेंटेंस है वो आते हैं एक्सक्लेमेटरी। कौन से, एक्सक्लेमेटरी। अब उसके भी नाम से ही पता चलता है हमें, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी विस्मय बोधक वाक्य। हिंदी के अंदर हम उसको बोलते हैं विस्मय बोधक, जहां पर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वो हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो नंबर 4 पे है एक्सक्लेमेटरी। हिंदी के अंदर हम इसको बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, एक्सक्लेम करने के लिए। जैसे इंट्रोगेटिव का यूज करते थे ना हम पूछने के लिए, इसका यूज कहाँ करते हैं हम, एक्सक्लेम करने के लिए। यानी या तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं या किसी को करते हैं, तो उसके लिए। और इसका सिंबल लगता है आपके मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये चिन्ह देखा होगा ना आपने कहीं, उल्टा आई, ऐसे बोल सकते हैं हम। जैसे ये होता है ना हमारा सीधा आई, तो ये जो उल्टा आई है इसको हम बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी आश्चर्यचकित या विस्मय बोधक रहने के लिए। विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं हिंदी के अंदर इसको, शायद, आई डोंट नो पूरा। तो एक्सक्लेमेटरी यानी एक्सक्लेम करने के लिए, ठीक है, विस्मय बोधक। अब ऐसा तो ये समझ में आएगा नहीं, एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, वोट ए टीचर, वोट ए टीचर ही इज। वोट ए टीचर ही इज, यानी यार क्या टीचर है वो, क्या पढ़ाते हैं। तो आश्चर्यचकित रहते हैं ना, वोट ए टीचर, वोट ए मैच पढ़ते हैं ना, वोट ए मैच, क्या मैच था, ठीक है। वाओ, या इसके स्टार्टिंग में आप जोड़ दो वाओ, वाओ वोट ए मैच। या फिर एक आप मान लो हुर्रे, वी वोन दी मैच, अरे हम मैच जीत गए। यानी ऐसे चीजें जिसके ऊपर मतलब यकीन नहीं होता, मुख्य रूप से हम यही बोल सकते हैं, ऐसे वर्ड जिसके ऊपर हमें यकीन नहीं होता और हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो आश्चर्यचकित रहने के लिए जो हमारी फीलिंग्स है उसको दर्शाने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसका यूज करते हैं। तो सेंटेंस तो ये भी है, वोट ए टीचर ही इज, या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या टीचर है। तो इसके अंदर क्या है, वोट ए टीचर ही इज, अरे यार क्या टीचर है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, वाओ वोट ए मैच। अब हम आश्चर्यचकित होते हैं, नहीं बोलते वाओ क्या गाड़ी है, वाह यार क्या गाड़ी है, क्या स्कूल है। तो वाओ वोट ए मैच, अरे क्या मैच था या क्या मैच है, ठीक है। हुर्रे वी वोन दी मैच, अरे हम मैच जीत गए, तो खुशी, ठीक है। तो आश्चर्यचकित रहने के लिए जिस भाव का हम यूज करते हैं उसके लिए हम करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग। अब आपके लास्ट आते हैं नंबर 5, जिसको कई सेंटेंस के पार्ट मानते हैं कहीं नहीं मानते, वो है ऑप्टेटिव। कौन से हैं, ऑप्टेटिव, जिसके ऐसे सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, किसी को दुआ करते हैं, ठीक है। ब्लेस, विश, यानी किसी चीज की कामना कर, किसी को विश करते हैं, किसी को दुआ करते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, ठीक है, यानी प्रार्थना करते हैं। दुआ हो गई, इच्छा या कामना हो गई, प्रार्थना हो गई, और हम कर सकते हैं किसी के लिए बद्दुआ भी कर सकते हैं। यानी अब हर चीज के नेगेटिव इफेक्ट तो होते ही, यदि किसी को दुआ देंगे तो हो सकता है बद्दुआ भी दे, कोई हमारा पूरा कर दे। तो ब्लेस, विश, प्रे, कर्स, ठीक है, यानी किसी के लिए हम दुआ करेंगे, किसी के लिए कुछ कामना करेंगे कि भगवान उसको ये दे दो वो कर दो, वो हो गया। या फिर किसी के लिए प्रे यानी प्रार्थना करेंगे, या फिर कर्स यानी किसी को बद्दुआ देंगे, श्राप देंगे, अभिशाप देंगे, वो सारी चीजें। तो इसको कई मानते हैं कि सेंटेंस के पार्ट है, कई मानते हैं सेंटेंस के पार्ट नहीं है, वो बाकी बात की बात है। तो हम इसके भी एग्जाम्पल है वो फटाफट पढ़ लेते हैं। जैसे हमने ये वर्ड्स बहुत जगह देखे होंगे, मे गॉड ब्लेस यू,
भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। यदि हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो बोलते हैं ना मैं गॉड ब्लेस यू, या फिर मैं यू लिव लॉन्ग। ठीक है, मैं यू लिव लॉन्ग। या हम प्रेयर वगैरह करते हैं या किसी को श्राप देते हैं तो बोलते हैं ना गो टू हेल। जब हम गुस्सा होते हैं तो नहीं बोलते इतना सा वर्ड गो टू हेल। तो ये क्या है, एक अभिशाप है, बद्दुआ है। गो टू हेल यानी क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, बाढ़ में जाओ। तो ये सारी क्या है, बद्दुआएं हैं। तो सेंटेंस के 5 टाइप्स हमने पढ़ लिए। लास्ट वाला था ऑप्टेटिव, जिसका यूज हम कब करते हैं, ब्लेस विश प्रे कर्स, यानी किसी के लिए कुछ आशीर्वाद देते हैं, किसी को कुछ कामना करते हैं, किसी के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं, या किसी को अभिशाप देते हैं। तो ये सारे भाव देने के लिए हम जिस सेंटेंस का यूज करते हैं वो हमारे हो जाते हैं ऑप्टेटिव। तो 5 टाइप के सेंटेंस थे हमारे। ठीक है, 5 को हम एक बार फटाफट पढ़ते हैं। सबसे पहला था हमारा डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, किसी से कुछ कहते हैं या किसी को कुछ बताते हैं या किसी को इन्फॉर्म करते हैं, तो वो तो हो गए हमारे डिक्लेरेटिव। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमारे थे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के अंदर होता है आस्क यानी पूछना। तो इंटेरोगेटिव होते हैं 2 टाइप के, एक वो जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं और दूसरे वो जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो 2 टाइप्स के इंटेरोगेटिव होते हैं। जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से यानी हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से, और नहीं दे सकते वो स्टार्ट होते हैं हमारे WH वर्ड से। 3 नंबर पे हमारे सेंटेंस थे इंपेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी करवाए थे। हाँ, 3 नंबर पे थे इंपेरेटिव। तो इंपेरेटिव के अंदर क्या होता है हमारे, जब हम किसी से कोई आदेश करते हैं, किसी से कोई सलाह देते हैं या लेते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कमांड देते हैं, तो वो सारे भाव बताने के लिए हम इंपेरेटिव का यूज करते हैं। 4 नंबर पे आते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पर हम इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयबोधक वाक्य। तो जहां पर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं या किसी को आश्चर्यचकित करते हैं, इसके लिए जो मार्क यूज होता है एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयबोधक चिन्ह। तो इस हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं विस्मयबोधक वाक्य। तो हम बोलते हैं ना अरे यार क्या मैच था, मजा आ गया, वाओ, वंडरफुल, व्हाट ए कार, अमेजिंग। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं उसको दर्शाने के लिए करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज। और लास्ट वाले हमारे होते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव यानी क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर होता है ब्लेस विश प्रे कर्स, जहां पर हम किसी को दुआ देते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं या किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो आती है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले हमने पढ़ा सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ ली हमने, कि जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट सेंस देने के लिए उसके अंदर कम से कम एक फाइनाइट वर्ब है वो होती है जरूरी। और उसके बाद में हमने देखा कि जरूरी नहीं है जो सब्जेक्ट है हमारा वो एक ही वर्ड का हो। कई बार क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें सब्जेक्ट मिल जाता है बहुत लंबा। उसके बाद में हमने सेंटेंस देखा और सेंटेंस के 5 टाइप है वो क्लियर कर लिए। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में